हरित क्रांति की उपलब्धियों एवं सीमाओं की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। दूसरा है, हरित क्रांति से आपके हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एकल स्टडी में। मैं आपको बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का नोट देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग भूगोल के सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बीबीआई क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है, हरित क्रांति की उपलब्धियों एवं सीमाओं की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। दूसरा है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? भारत में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी तत्वों की समीक्षा करें। भारत में हरित क्रांति के प्रभावों का समीक्षा करें। तो ये 3 क्वेश्चन है, तो अलग अलग तरीके से है, तो उसका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ इस तरह से आप लोगों को पूछा जाएगा अलग अलग हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं उसका आंसर देखते हैं। तो उत्तर है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति, इसको इंग्लिश में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक। तो भारत में 1960 के दशक 1967 और 68 के बीच में अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत किस्म के बीजों HYV, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों तथा सिंचाई के साधनों पर अत्यधिक जोर दिया गया, जिससे फसलों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। कृषि के क्षेत्र में इसे ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 1960 के दशक में, यानी कि 1967 और 68 के बीच में अधिक अन्न यानी कि फसल उत्पादन की दृष्टि से उन्नत किस्म के बीजों और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों और सिंचाई के साधनों पर सुधार लाया गया, और इन्हीं सुधारों को हरित क्रांति कहा गया है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के उद्देश्य, किस उद्देश्य से हरित क्रांति भारत में आया, तो चलिए उनका एक एक पॉइंट अलग अलग देखते हैं। तो पहला है HIV बीजों का प्रयोग। HIV बीजों यानी कि उन्नत किस्म के बीज, ठीक। तो चलिए देखते हैं। भारत में फसलों के विकास के लिए HIV या उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था। इनके प्रयोग से फसलों के उत्पादन में 4 से 5 गुना अधिक वृद्धि हुई, यानी कि 4 से 5 गुना अधिक फसलों का उत्पादन होने लगा जब उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग किया गया है, तो ठीक। तो चलिए दूसरा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो रासायनिक उर्वरक यानी कि रासायनिक खाद जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे यूरिया, DAP, पोटेशियम, ये सब है, पोटास आदि जो है, आप लोग भली भांति जानते होंगे, किसान के बच्चे ही होंगे आप लोग, तो भली भांति आप लोग देखे होंगे ये सब। तो उनको हम लोग रासायनिक उर्वरक बोलते हैं, जैसे रासायनिक खाद भी बोल सकते हैं, ठीक। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य फसलों का उत्पादन ज़्यादा हो सके, इसके लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर ज़्यादा जोर दिया गया था, जिससे फसलों को कम समय में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति से उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हुई, ठीक। तो जाहिर सी बात है, पौधों को अच्छा भोजन और अच्छा पोषक तत्व मिले तो जल्दी वृद्धि होगी, उनका बढ़ोतरी भी जल्दी होगा, तो अच्छा फसल होगा, तो अच्छा बीज आएगा, तो इस हिसाब से ज़्यादा उत्पादन भी बढ़ेगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट हम लोगों का है बहुफसलीय कार्यक्रम। बहुफसलीय कार्यक्रम यानी कि बहुफसलीय कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिक फसलों को प्राप्त करना। जैसे ये हम लोग का एक खेत है, तो इसी खेत में एक से अधिक फसल, जैसे यहाँ गेहूँ बो दिए, इसी में चना भी बो दिए और इसी में मकई भी बो दिए। उस हिसाब से एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को उगाना ही बहुफसलीय कार्यक्रम कहा गया है। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग का पौधों का संरक्षण। क्या है? पौधों का संरक्षण। ठीक, पौधों का संरक्षण के अंतर्गत चलिए देखते हैं। तो हरित क्रांति के तहत पौधों और भूमि पर दवा छिड़कने का कार्य किया गया था, ताकि पौधों और फसलों का संरक्षण हो सके। देखिए, पौधों का संरक्षण यानी कि पौधों का यानी फसल का सुरक्षा करना। जैसे फसल क्या से सुरक्षा करते हैं हम लोग? कीट मकोड़े, पशु मवेशी आदि सब से। तो उसी प्रकार दवाई छिड़कने लगा फसल में दवाई छिड़कने लगा, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो इन्हीं कार्यक्रम को पौधों का संरक्षण के तहत रखा गया है। ठीक, चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं, सिंचाई की सुविधा। जाहिर सी बात है, सिंचाई यानी कि पानी पटावन करना। पौधों को बढ़ने के लिए पानी की अति आवश्यक होती है, तो उन्हीं का पानी की व्यवस्था करने के लिए ये सिंचाई कार्यक्रम चलाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत। तो फसलों का उत्पादन ज़्यादा हो सके, इसके लिए भारत में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि के सिंचाई की सुविधा में काफ़ी जोर दिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना के तहत सिंचाई सुविधा को लाया गया है, जिसमें डोबा बनाना हो, नहर बनाना हो आदि, पाइपलाइन द्वारा पानी पहुंचाना हो आदि योजना सब जो है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सिंचाई की सुविधा कार्यक्रम को दर्शाता है। ठीक, अगला चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और अंतिम तो भूमि संरक्षण। तो भूमि संरक्षण के अंतर्गत क्या क्या आता है, चलिए देखते हैं। हरित क्रांति के तहत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चारण भूमि अर्थात बंजर भूमि में सुधार करके उसे कृषि योग्य भूमि बनाया गया था, ताकि उसमें विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जा सके। भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसा भूमि जहां बंजर भूमि, पथरीली भूमि जैसे गुजरात व राजस्थान आप जानते हैं रेगिस्तानी एरिया, मध्य प्रदेश पठारी एरिया, उत्तर प्रदेश मैदानी भाग, बिहार मैदानी भाग। तो उस समय बंजर भूमि जहाँ जहाँ होती थी, उस भूमि को फसलों के लिए उन्नत बनाया गया, फसलों के लिए अनुकूलित बनाया गया है। तो बंजर भूमि में फसल उगाया गया है। तो इसी कार्यक्रम को भूमि संरक्षण के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। तो इनको आप देख लीजिएगा, नोट बनाते रहिएगा। अच्छा, और भी है, चलिए आगे और भी है, तो अगला देख लेते हैं। सातवां कृषि शिक्षा और अनुसंधान। तो लोगों को विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन के बारे में जानकारी मिल सके, इसके लिए सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के
पंतनगर में 1960 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। इसके बाद लुधियाना, भुवनेश्वर, उदयपुर आदि कई जगहों में कृषि संस्थान खोली गई। जैसे फसल को एक उन्नत तरीके से बोया जाए, इन्हीं कार्यक्रम, इन्हीं ज्ञान को एक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो सबसे पहले 1960 में उत्तर प्रदेश के पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। इसके बाद है लुधियाना, भुवनेश्वर, उदयपुर आदि क्षेत्र में कृषि संस्थाएं खोली गई, ठीक, जिसमें कृषि के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसको एग्रीकल्चर एजुकेशन भी बोलते हैं, ठीक। तो चलिए 8वां और अंतिम, हरित क्रांति के तहत भारत के 17 राज्यों में कृषि निगम की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि उपकरण तथा मशीनें उपलब्ध करवाना था। कृषि उद्योग निगम कार्यक्रम के अंतर्गत 17 राज्यों में किसानों को मुफ्त कृषि उपकरण और मशीनों का उपलब्ध कराना था, ठीक, इसके अंतर्गत। तो समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो चलिए, धन्यवाद।